Hello aspirants, welcome to Legal Vidya. This is in the continuation with the Police Act 1861 जो यूपी एपी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोबेबली हमारा लास्ट पार्ट होगा इस एक्ट को लेकर, इसके बाद हमारा ये एक्ट फिनिश हो जाएगा। इससे पहले ऑलरेडी हम 4 पार्ट्स इस एक्ट के रिगार्डिंग पढ़ चुके हैं जो कि हमारी चैनल की लिस्ट पे अपलोडेड है। आप चाहें तो वहाँ जा कर के बाकी के पार्ट्स को देख सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एक्ट। मैंने पूरी कोशिश की है पेयर एक्ट को सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ाने की, ताकि आपका कोई भी प्रोविज़न, कोई भी डेटा, कोई ड्यूरेशन मिस ना हो। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेक्शन 30A इन टुडेज लेक्चर। सेक्शन 30 ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 30A आपका सेक्शन 30 का कंटिन्यूएशन है। जहां हमने सेक्शन 30 में पढ़ा था कि अगर कोई भी असेंबली या फिर प्रोसेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अगर ऐसी असेंबली या प्रोसेशन के रिगार्डिंग हमने कोई कंट्रोल नहीं लगाया है ना, अगर हमने उसको अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया तो ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है। ऐसी कंडीशन में लाइसेंस इशू किया जाता है और उस लाइसेंस में दी जाती है कुछ कंडीशंस। अगर आप उन कंडीशंस का वायलेशन करते हो तो आपको फिर उसके लिए लाइबल होना पड़ता है, एंड वही लाइबिलिटी सेक्शन 30A आपको बताता है। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई भी प्रोसेशन या फिर असेंबली जिसके तहत आपको सेक्शन 30 में लाइसेंस दिया गया था और उस लाइसेंस में कंडीशंस लगाई गई थी, जाने अनजाने आपने उस लाइसेंस में दी गई कंडीशंस की वायलेशन कर दी, तो पुलिस के पास ये पावर है कि वो ऐसे प्रोसेशन या असेंबली को स्टॉप कर सकती है, डिस्पर्स कर सकती है। और अगर आपने ऑर्डर नहीं माना डिस्पर्सल का, तो फिर आपको एज अनलॉफुल असेंबली भी ट्रीट किया जा सकता है। राइट, सो दिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 30A। आपको यहाँ पर कुछ पावर्स याद रखनी है कि वो पावर किसके पास है स्टॉप करने की। सो दैट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एसपी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एसपी और योर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और एनी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ स्टेशन। तो ये 5 अथॉरिटीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे प्रोसेशन को स्टॉप कर सकती हैं अगर वो कंडीशंस को वायलेट करता है, राइट, या फिर उनको ऑर्डर कर सकती है कि आप डिस्पर्स हो जाओ। और अगर आपने डिस्पोजल के ऑर्डर्स नहीं माने, है ना, अगर ऐसी असेंबली ऐसा प्रोसेशन नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज़ करता है ऑर्डर्स को ओबे करने से, तो उस असेंबली या फिर प्रोसेशन को अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर किया जा सकता है, यानी कि उसको एज एन अनलॉफुल असेंबली डीम किया जाएगा, राइट, समझा जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ सेक्शन 30A। सो 30 और 30A को अलग समझिएगा, क्योंकि सेक्शन 30A बेसिकली एक प्रिवेंटिव सेक्शन की तरह काम करता है। वहाँ आप प्रिवेंट कर रहे हो, एक ब्रीच ऑफ पीस को होने से रोकने की कोशिश कर रहे हो। एंड सेक्शन 30A में यू आर स्पेसिफिकली टेकिंग एन एक्शन। जब आपकी बात नहीं मानी जा रही, कंडीशंस को वायलेट किया जा रहा है, आप बार बार बोल रहे हो कि डिस्पोज दी असेंबली, तब भी वो डिस्पोज नहीं हो रही, तब आप उसको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर करोगे। दैट इज द इमीडिएट एक्शन यू कैन टेक ऑन दैट स्पॉट, राइट। नेक्स्ट सेक्शन 31, इट सेज पुलिस टू कीप ऑर्डर ऑन पब्लिक रोड्स एक्सेट्रा। तो यानी कि पुलिस एक एक ऐसी ड्यूटी है विच इज़ ऑलवेज वर्किंग, राइट। पुलिस सोल्जर्स हमारे कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होते। तो ये सेक्शन पुलिस पर एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी इम्पोज करता है कि ये पुलिस का फ़र्ज़ है जितने भी हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर ऑर्डर मेंटेन रखे। किसी भी तरह का अगर उसे दिखता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करे और पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करे। दीज आर द 3 थिंग्स विच आर मैंशनड अंडर सेक्शन 31। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उसको ऑर्डर कहाँ कहाँ मेंटेन करना है। तो इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द पुलिस to keep order on the public roads and in the public streets, thoroughfares, ghats, लैंडिंग प्लेसेस एंड ऑल अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट्स। तो बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पर सारे आपके पब्लिक प्लेसेस ही हैं जहाँ पर पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे, राइट। So here the police has to keep in mind to prevent the obstruction on the occasions of assemblies and processions on the public road and in the public streets or in the neighborhood of places of worship during the time of worship, and in any case when any road, street, thoroughfare, ghat or landing place may be thronged or may be लाइबल टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड। यानी कि यहाँ कुछ स्पेशल सिचुएशंस मेंशन की गई हैं कि अगर कोई भी असेंबली और प्रोसेशन हो रहा है तो उस टाइम पे पुलिस को इंश्योर करना है कि पहला चीज़ रोड ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, कोई ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए और पब्लिक को ऐसे असेंबली और प्रोसेशन की वजह से इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई भी अगर प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो जब वहाँ पे वर्शिप चल रही है, प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब आपका कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कुछ भी है, और वहाँ पर उस समय पूजा पाठ चल रहा है, कुछ वहाँ पे वर्शिप का काम चल रहा है, तो उस समय पुलिस को स्पेशल विजिलेंस रखनी होगी, राइट। बिकॉज वी कैन से दैट रिलीजियस सेंसिटिविटी प्लस पब्लिक ऑर्डर इज इक्वल्स टू पुलिस ड्यूटी, राइट। एंड जब
रोड थ्रॉन्ड हो, मतलब अगर कोई भी रोड हैविली क्राउडेड है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क हो, तब भी पुलिस को प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि किसी भी असेंबली या प्रोसेशन की वजह से पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, राइट? मतलब ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होना चाहिए। पता लगा कोई एम्बुलेंस जा रही है, किसी को कोई इमरजेंसी है और कोई प्रोसेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट दैट। सेक्शन 32, पेनल्टी फॉर डिसऑबेइंग ऑर्डर्स इशूड अंडर लास्ट थ्री सेक्शंस। अभी हमारे लास्ट थ्री सेक्शंस कौन से थे? सेक्शन 30 था कि आप किसी ऑर्डर को वायलेट ना करें। सेक्शन 30A में आपका डिस्पोजल का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं आप, तो आपको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर किया जा रहा था। सेक्शन 31 में पब्लिक ऑर्डर रिलेटेड डायरेक्शंस को अगर आप डिसऑबे कर रहे हो, है ना, लाइसेंस की कंडीशंस को डिसऑबे कर रहे हो, तो आपके ऊपर पनिशमेंट लगेगा। और वो पनिशमेंट, वो पेनल्टी बता रहा है आपका सेक्शन 32। पढ़ने से पहले समझते हैं कि यहाँ पे कौन लाइबल होगा। तो पहली चीज़ आप याद रखिए, एवरी पर्सन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक व्यक्ति जो अपोज कर रहा है या फिर ऑबे नहीं कर रहा है ऑर्डर्स को, विच वर इशूड अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शंस, यानी कि आपका सेक्शन 30, 30A और आपका सेक्शन 31, राइट? अब यहाँ पे पावर्स किस किस के पास है? तो आपका नहीं, पावर्स नहीं। अगर यहाँ पे लास्ट विजिटिंग सेक्शन में आपका एक हमने सेक्शंस पढ़े थे 30, तो वहाँ पे लाइसेंस इशू करने की अथॉरिटीज़ थी, है ना? तो वहाँ लाइसेंस कौन ग्रांट कर रहा था आपको? डिस्ट्रिक्ट एसपी आपको ग्रांट कर रहे थे लाइसेंस, या फिर आपका असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एसपी, राइट? तो अब उन कंडीशंस को अगर वायलेट कर रहे हो, उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, तब आप लाइबल होंगे ऑन कन्विक। यहाँ पे एक चीज़ आप इस एक्ट में हमेशा याद रखना है, लाइबिलिटी आपकी ऑन कन्विक्शन बनेगी। अगर कन्विक्शन नहीं है तो लाइबिलिटी नहीं बनती, एंड दैट कन्विक्शन हैज़ टू बी बिफोर द मैजिस्ट्रेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके बहुत सारे सेक्शन से पूछा गया है, एंड यू नेवर नो, प्रीलिम्स में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ऑन कन्विक्शन बिफोर द मैजिस्ट्रेट, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू every person who is disobeying the orders or opposing the orders shall be liable to a fine which is not exceeding 200 rupees, right? Although ये बहुत 1861 का एक्ट है, पुराना एक्ट है, तो उसी समय से ये 200 रुपीज़ आपका यहाँ पर मैंशनड है। आप देख सकते हो कोई अमेंडमेंट नहीं है। सो दैट पर्सन विल बी लाइबल फॉर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़। सेक्शन 33, सेविंग ऑफ कंट्रोल ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे हम सबको पता है कि एक डिस्ट्रिक्ट का मैजिस्ट्रेट होता है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उसकी भी अपनी कोई पावर्स है, अपनी अथॉरिटीज़ रखता है, उसका भी अपना एक रूल है एक डिस्ट्रिक्ट पे, है ना? उसकी भी अपनी ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं। तो उसकी जो भी ड्यूटीज़ होंगी, उसका जो भी अधिकार है, उसका जो भी जनरल कंट्रोल है अपनी उस डिस्ट्रिक्ट पे, लास्ट फोर प्रीसीडिंग सेक्शंस मजिस्ट्रेट की उस पावर को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि सेक्शन 30, 30A, 31 और सेक्शन 32 में जो भी हमने जिन भी अथॉरिटीज़ को पावर दे रखी हैं, वो मैजिस्ट्रेट की पावर्स को ओवरराइड नहीं करेंगे। ओके। सेक्शन 33 आपका ज़्यादातर प्रीलिम्स में इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? डायरेक्ट आपसे सेक्शन 33 पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जहाँ पर मैजिस्ट्रेट की पावर्स को ओवरराइड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 34, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट, क्योंकि यहाँ सर्टेन ऑफेंसेस का पनिशमेंट दे रखा है। इसको लैंग्वेज पढ़ने से पहले ऊपर ऊपर से थोड़ा समझो कि इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा सेक्शन है। तो उसको सीधा पढ़ने से पहले अच्छा है कि थोड़ा सा ऊपर से समझ लिया जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इस सेक्शन का बेसिकली कोर आइडिया ये है कि अगर कोई भी पर्सन रोड, ओपन प्लेस, डिस्ट्रिक्ट या फिर थॉरोफेयर पर, कोई टाउन एरिया जहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्शन एक्सटेंड किया हो, ऐसा कोई प्लेस है, और ऐसी जगह पर आप कोई न्यूसेंस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है कोई पर्सन, तो उस पर पनिशमेंट हो सकती है। अब वो पनिशमेंट क्या होगी? अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने कन्विक्ट हो जाता है, तो ऐसा पर्सन फाइन के लिए लाइबल होगा, जो 50 रुपये से ज़्यादा का नहीं होगा, या फिर इम्प्रिजनमेंट उसको दिया जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट कितने दिन का लगेगा? नॉट एक्सीडिंग 8 डेज। आपको पहले फाइन और नंबर ऑफ डेज फॉर इम्प्रिजनमेंट याद रखना है, प्रीलिम्स से यही से क्वेश्चन आएगा आपके पास, राइट? यानी कि कोई भी पर्सन जो किसी भी रोड, किसी ओपन प्लेस या कोई स्ट्रीट है, कोई थॉरोफेयर है उसके लिमिट में, राइट, वहाँ किसी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा है, अनॉयंस कॉज कर रहा है, रिस्क है, डेंजर ऑफ डैमेज कर रहा है रेजिडेंट्स को या फिर पैसेंजर्स को, और ऐसे ही पर्सन का कन्विक्शन हो जाता है मैजिस्ट्रेट के सामने, तो वो पर्सन फाइन के लिए लाइबल होगा, जो 50 रुपये से ज़्यादा का नहीं होगा, या फिर इम्प्रिजनमेंट के लिए लाइबल होगा विद और विदाउट हार्ड लेबर, नॉट एक्सीडिंग 8 डेज, एंड इट शेल बी लॉफुल फॉर एनी पुलिस ऑफिसर टू टेक
into custody without a warrant. Mark these words, without a warrant, any person within his view who commits any of such offense, namely, यानी कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन आगे दिए हुए इन ऑफेंसेस में से कोई भी ऑफेंस कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर के लिए ये लॉफुल है कि वो विदाउट वारंट ऐसे किसी पर्सन को कस्टडी में ले सकता है। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की विदाउट वारंट अरेस्ट की पावर दी गई है। तो आपका पहला ऑफेंस कौन सा है? स्लॉटरिंग कैटल और रेकलेस राइडिंग। यानी कि आप रोड पर ही कैटल स्लॉटर कर रहे हो, या फिर रेकलेस या फ्यूरियस राइडिंग कर रहे हो, या फिर आप हॉर्स या कैटल ट्रेन या ब्रेक करना पब्लिक रोड पर, पब्लिक सेफ्टी इशू है, तो बिल्कुल डायरेक्टली विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा ऐसे पर्सन को। आप सड़क, सो दिस इज़ अ इशू ऑफ पब्लिक सेफ्टी। आप ऐसे कैटल स्लॉटरिंग नहीं कर सकते, दैट इज़ अ वेरी बार्बरिक एक्ट। नेक्स्ट इज क्रोएलिटी टू एनिमल। कोई पर्सन किसी एनिमल को बहुत गंदे तरीके से मार रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है, तो दैट इज पनिशेबल, अरेस्ट विदाउट वारंट होगा। ऑब्स्ट्रक्टिंग पैसेंजर्स, किसी भी पर्सन ने उसका कोई वो कैटल रखता है या फिर उसका कोई कन्वेंस है, उसने उसको इस तरीके से खड़ा कर रखा है कि अननेसेसरी लोगों को परेशानी हो आने जाने में, राइट? या फिर कोई लोडिंग अनलोडिंग के बियॉन्ड वो स्टैंड करना, या पब्लिक इनकन्वीनियंस क्रिएट करना, ऐसी हर सिचुएशन में दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। नेक्स्ट, एक्सपोजिंग गुड्स फॉर सेल। एनी पर्सन हु एक्सपोजेस एनी गुड्स फॉर सेल, मार्क दीज वर्ड्स, एनी गुड्स, किसी भी तरह का सामान अगर वो एक्सपोज कर रहा है फॉर सेल, यानी कि स्ट्रीट पर गुड्स एक्सपोज करना, अनऑथराइज्ड स्ट्रीट वेंडिंग टाइप सिचुएशन, राइट? आप कोई रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ आप चिल्ला चिल्ला के सब्जियां नहीं बेच सकते हो ना, राइट? वो घर लोगों के रहने का जगह है वो वहाँ पे। सो आप अननेसेसरीली किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे लोगों को परेशानी हो, आप वहाँ पे सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं कर सकते हो। थ्रोइंग डर्ट इनटू स्ट्रीट बहुत कॉमन है। गार्बेज, स्टोन्स, बिल्डिंग मटेरियल फेंकना इधर उधर, सो पब्लिक हेल्थ कम्स इन इशू, सो दैट इज पनिशेबल। बीइंग ड्रंक और राइटर्स, कोई पर्सन अगर ड्रंक मिलता है या फिर वो राइटर्स है ना, कि दंगे भड़का सकता है, या फिर ऐसा पब्लिक में ड्रिंक करके घूम रहा है, मतलब उसे पता ही नहीं, उसे होश ही नहीं है कि मैं अपनी सेंसेस में नहीं हूँ इस समय, एंड ही इज जस्ट वेंडरिंग ऑन द स्ट्रीट्स, so that is also punishable. नेक्स्ट इज इनडिसेंट एक्सपोजर। अगर कोई भी पर्सन विलफुली इनडिसेंट एक्सपोजर करता है, ऑफेंसिव डिफॉर्मिटी शो करना, या फिर पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस क्रिएट करना, ये सब आपका सेवेंथ क्लॉज में आ जाता है, सो दैट इज पनिशेबल। नेग्लेक्ट टू प्रोटेक्ट डेंजरस प्लेसेस, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन कोई भी ऐसी वेल, टैंक या डेंजरस स्ट्रक्चर की प्रॉपर फेंसिंग नहीं करता। जैसे आसपास कोई कुआं है, कोई वेल है, आपको पता है कि वो इस तरीके से सिचुएटेड है कि अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो माइट भी उसमें गिर सकता है ना? या फिर कोई डेंजरस प्लेस है, आपने आसपास कुछ बहुत बड़ी मशीनरी लगा रखी है, और माइट भी उसकी वोल्टेज इतनी हाई है कि लोग उसके आसपास से गुजरे, कोई वायरिंग ऐसी है, किसी को टच हो गया तो वो मर सकता है, उसको शॉक लग सकता है, तो आपने ऐसी जगह की फेंसिंग नहीं कर सकती, ये आपका नेग्लिजेंस दिखाता है, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल। तो इन सारे ऑफेंसेस में, इन 8 के 8 क्लॉजेस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 35 डिस्क्राइब्स द jurisdiction ऑफ दिस एक्ट, राइट? अब jurisdiction का मतलब क्या है? Any charge against a police officer above the rank of constable under this act shall be inquired into and determined only by an officer exercising the powers of magistrate। यानी कि कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कांस्टेबल से की रैंक से ऊपर का है, तो उसकी इंक्वायरी किस तरीके से कंडक्ट की जाएगी? कौन कंडक्ट करेगा? वो एक ऐसा ऑफिसर कंडक्ट करेगा जो मैजिस्ट्रेट की पावर एक्सरसाइज करता हो। यानी कि सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कांस्टेबल का केस है, राइट, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पॉसिबल है। लेकिन अगर आपका हेड कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, या फिर इंस्पेक्टर है, एसपी है, मतलब कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का अगर कोई भी आपका ऑफिसर है, तो उसकी इंक्वायरी एक मजिस्ट्रेट लेवल अथॉरिटी करेगा। दिस मच इज इम्पॉर्टेंट,
under this section. 36. Power to prosecute under other law not affected, यानी कि इस एक्ट में अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पुलिस एक्ट के अंदर ही प्रोसिक्यूट होगा। अगर वही ऑफेंस आपका आईपीसी जो हमारा बीएनएस हो गया है उसमें पनिशेबल है, या फिर कोई और एक्ट है, कोई और रेगुलेशन है उसमें पनिशेबल है, या और उस एक्ट या उस रेगुलेशन में हायर पेनल्टी लगाई गई है, हायर पनिशमेंट दिया गया है, तो फिर आपको वही मिलेगा। मतलब उस पुलिस ऑफिसर को वही हायर पेनल्टी, हायर पनिशमेंट दिया जाएगा। नथिंग इन दिस एक्ट shall be construed to prevent any person from being prosecuted under any other regulation or act for any offense made punishable by this act, or from being liable under any other regulation or act or any other or higher penalty or punishment than is provided for such offense by this act. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने पढ़ा है पेनल्टी कहीं पे 50 रुपये दे रखा है, 100 रुपये दे रखा है, 3 महीने की जो इसकी सैलरी होगी उससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें देखने को मिली है पेनल्टीज वैसे भी बहुत कम है। अगर किसी और एक्ट में, किसी और रेगुलेशन में कुछ और पेनल्टी दे रखी है फॉर द सेम ऑफेंस, या फिर हायर पेनल्टी है, हायर पनिशमेंट है, तो फिर उसको वही दिया जाएगा। बट इसका एक प्रोवाइजो याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी, यानी कि एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगा। एक बार मिल गया है दैट इज सफिशिएंट। आप एक ही पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकते, दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं होगा वो। सेक्शन 37 टॉक्स अबाउट द रिकवरी ऑफ पेनल्टीज एंड फाइन्स इम्पोज्ड बाय मैजिस्ट्रेट्स। तो यहाँ पर हमने सेक्शंस देखे हैं जहाँ पर मैजिस्ट्रेट फाइन इम्पोज कर रहा है, पेनल्टीज लगा रहा है, तो उसकी रिकवरी कैसे होगी, राइट। तो अगर पुलिस एक्ट के अंडर किसी को फाइन या पेनल्टी मिली है मजिस्ट्रेट के कन्विक्शन के बाद, तो उस फाइन की रिकवरी आईपीसी यानी बीएनएस के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगी, और सीआरपीसी या फिर हम कहें बीएनएसएस के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगी। अब आपको एक चीज़ करनी है, कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मेंशन्ड है आपके आईपीसी और बीएनएस के सेक्शन, बीएनएसएस के सेक्शन, सॉरी आईपीसी और सीआरपीसी के सेक्शंस। आपको मुझे कमेंट में बताने हैं कि बीएनएस और बीएनएसएस के सेक्शंस कौन से होंगे यहाँ, राइट। दिस इज योर होमवर्क नाउ। नेक्स्ट सेक्शन 38, 39, 40 ये आपके रिपील्ड है, ये सेक्शन 41 भी आपका रिपील्ड है। नेक्स्ट इज योर सेक्शन 42, लिमिटेशन ऑफ एक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन आपका क्या कहता है, इट सेज कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई भी सिविल या फिर कोई भी सिविल एक्शन या फिर कोई भी प्रोसिक्यूशन फाइल करना हो किसी एक्ट के लिए जो उसने पुलिस एक्ट के अंडर किया हो, तो कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस फॉलो करनी होंगी। जैसे कि एक्शन फाइल करने के लिए आपको टाइम लिमिट दी गई है, और वो टाइम लिमिट आपको दी गई है 3 महीने, राइट। हेयर इट इज रिटन विद इन 3 months आफ्टर द एक्ट कंप्लेन्ड ऑफ shall have been committed, यानी कि विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्ट कंप्लेन्ड ऑफ आपको एक्शन फाइल करना होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 महीने का लिमिटेशन पीरियड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्लेंटिफ को रिटर्न नोटिस देना होगा डिफेंडेंट को, या फिर डिस्ट्रिक्ट एसपी असिस्टेंट एसपी को एटलीस्ट 1 मंथ पहले, फाइलिंग के पहले नोटिस देगा, रिटर्न नोटिस दिया जाना ज़रूरी है, राइट। एंड नोटिस इन राइटिंग of such action of the cause thereof shall be given to the defendant or district superintendent or assistant district superintendent, यानी कि 1 महीने का नोटिस दिया जाना ज़रूरी है डिफेंडेंट को, डीएसपी को मतलब डिस्ट्रिक्ट एसपी को, और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एसपी को। या 3 महीने और 1 मंथ का, ये 1 महीने का आपका नोटिस, आपको ये टाइम पीरियड याद रखना है। 3 महीने के अंदर अंदर तो एक्शन फाइल करना है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिस देना है, रिटर्न नोटिस। नेक्स्ट इज योर टेंडर ऑफ अमेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑफिसर ने सफिशिएंट कंपनसेशन ऑफर कर दिया सूट फाइल होने से पहले, या कोर्ट में सफिशिएंट अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है, राइट, सूट फाइल होने के बाद,
तो प्लेंटिफ रिकवर नहीं कर पाएगा। अब यहाँ प्लेंटिफ की जो एक एक स्लैब था उसका रिकवरी का, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने अब अमाउंट फाइल कर दिया, मतलब सम डिपॉजिट कर दिया है, राइट। जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी था वो उसने पे कर दिया है कोर्ट में। उसके पास दो ऑप्शन है, राइट, या तो सूट फाइल होने से पहले कर दे या सूट फाइल होने के बाद कर दे कोर्ट में सफिशिएंट अमाउंट। और यहाँ पे कॉस्ट को लेके कुछ रूल्स हैं कि इवन इफ द प्लेंटिफ अगर वो डिक्री में जीत भी जाता है तो उसको लिटिगेशन कॉस्ट नहीं मिलेंगे जब तक कि जज सर्टिफाई ना करे, राइट। यानी कि जज को यहाँ पे सर्टिफाई करना ज़रूरी है, तब ही आपका जो अगर वो प्लेंटिफ जीत भी गया है तब उसको आपका लिटिगेशन कॉस्ट यानी कि आपका जो भी कॉस्ट बनता है खर्चा वगैरह वो उसको दिया जाएगा। यानी कि यहाँ प्लेंटिफ को अच्छा एक प्रोटेक्शन क्लॉज दे दिया गया है। प्रोवाइजो बात कर रहा है कि अगर कोई ऑफिसर सेम एक्ट के लिए क्रिमिनली प्रोसिक्यूट कर दिया गया हो तो सिविल एक्शन मेंटेनेबल नहीं होगा। सीधी सी बात है, आप या तो सिविल रेमेडी ले लो या तो क्रिमिनल रेमेडी ले लो, ठीक है। अगर उसको सेम एक्ट के लिए आपने क्रिमिनली प्रोसिक्यूट कर दिया है तो उसके अगेंस्ट कोई भी सिविल एक्शन नहीं लिया जाएगा, राइट। दिस इज अबाउट योर सेक्शन 42। नेक्स्ट सेक्शन 43। सेक्शन 45 टॉक्स अबाउट प्ली दैट एक्ट वाज डन अंडर वारंट। इसका मतलब है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई सिविल सूट, कोई प्रोसिक्यूशन लाया जाता है ना, कोई सिविल सूट या फिर कोई भी क्रिमिनल सूट लाया जाता है, कोई प्रोसिक्यूशन मतलब कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कोई एनी प्रोसीडिंग मतलब यानी सिविल सूट उसके अगेंस्ट लाया जाता है, फाइल होता है, तो पुलिस ऑफिसर ये डिफेंस ले सकता है कि उसने जो भी वो एक्ट किया था, ऐसा एक्ट उसने मैजिस्ट्रेट के वारंट के अंडर किया था। ही कैन प्लीड दैट सच एक्ट वाज डन बाय हिम अंडर द अथॉरिटी ऑफ वारंट इशूड बाय द मैजिस्ट्रेट। अब ये प्ली को प्रूव कैसे किया जाएगा, तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्रोड्यूस दैट वारंट, ज़रूरी है। यानी कि ऑफिसर को वो वारंट प्रोड्यूस करना होगा जो मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर के साथ इशू किया गया था। अगर वो वारंट प्रोड्यूस हो गया तो कोर्ट उस ऑफिसर के फेवर में डिक्री कर देगा, राइट। यानी कि वो ऑफिसर डिक्री के लिए एंटाइटल्ड होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इवन अगर मैजिस्ट्रेट के पास प्रॉपर जुरिस्डिक्शन नहीं था या फिर वारंट टेक्निकली डिफेक्टिव था तो भी ऑफिसर प्रोटेक्टेड रहेगा, राइट। कि वारंट की जो लीगैलिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैजिस्ट्रेट की होती है, ना कि पुलिस ऑफिसर की। मैजिस्ट्रेट को ये ध्यान में रखना ज़रूरी होगा कि उसने जो वारंट इशू किया है वो लीगली ठीक है ना, उसके सिग्नेचर्स हैं, उसके पास जुरिस्डिक्शन है। तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट होता है तो ऐसी गलती पुलिस ऑफिसर की नहीं है, वो उसके लिए मैजिस्ट्रेट लाइबल होगा। इसका प्रोवाइजो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये कहता है कि जिस अथॉरिटी ने वारंट इशू किया है उसके अगेंस्ट रेमेडी अवेलेबल रहेगा, राइट। मतलब अगर वारंट गलत था तो मजिस्ट्रेट या इशूइंग अथॉरिटी के खिलाफ एक्शन हो सकता है। पुलिस ऑफिसर हर सिचुएशन में प्रोटेक्टेड है। सेक्शन 44 बात करता है आपकी पुलिस डायरी की। अगेन मतलब पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो जनरल डायरी मेंटेन करके रखे। जो भी आपका पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर मैं कहूँ स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो टाइम टू टाइम एज इन द सिचुएशन एज इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एक डायरी मेंटेन करके रखेगा जिसमें उसको सारी के सारी कंप्लेंट्स, चार्जेस, जिन भी पर्सनस को उसने अरेस्ट किया है, जो भी उसके पास कंप्लेनेंट्स आए हैं, जिस भी ऑफेंसेस के लिए उसने चार्ज किया है, अगर उसने कोई वेपन या प्रॉपर्टी सीज करी है, राइट, या फिर उसने किसी भी विटनेस को एग्जामिन किया है तो उनके नाम वो सब कुछ उस डायरी में उसे मेंटेन करने होंगे। और यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के पास एक पावर है कि वो उस डायरी को कभी भी मंगाकर इंस्पेक्ट कर सकता है, राइट। सेक्शन 45 टॉक्स अबाउट स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ रिटर्न्स। यहाँ पर रिटर्न्स का मतलब है रिपोर्ट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी पुलिस ऑफिसर से या फिर इंस्पेक्टर जनरल से रिटर्न्स मंगा सकती है, यानी कि रिपोर्ट्स मंगा सकती है। और वो जो रिपोर्ट्स हैं उसका फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, उसी स्टेट गवर्नमेंट को ही वो प्रेस्क्राइब करना है। सेक्शन 46 टॉक्स अबाउट द स्कोप ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट ऑब्वियसली 1861 का बना हुआ एक्ट है। ऑल्दो इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं बट स्टिल स्कोप इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। हम इसको थोड़ा इसका कोर प्रिंसिपल, कोर आइडिया देख लेते हैं। ये सेक्शन केवल इतना बोलता है कि ये जो एक्ट है अपने आप किसी भी प्रेसिडेंसी स्टेट या फिर प्रेसिडेंसी टाउन में एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब पुलिस एक्ट 1861 ऑटोमेटिकली हर जगह अप्लाई नहीं होता है, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड टू सेक्शन 47 which now is or may be exercised by the magistrate of the district over any police over any village watchman or other village police officer shall be exercised subject to the general control of,
द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बाय द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि वो पावर भले ही अब डिस्ट्रिक्ट एसपी के पास चली गई है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ। अभी हमने पिछले सेक्शन में भी देखा कि हम मजिस्ट्रेट की पावर को एक ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं दे सकते हैं, उस मजिस्ट्रेट का अपने डिस्ट्रिक्ट पे अपना पूरा कंट्रोल है एक, हम उसको ओवरलुक या ओवरराइड नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को भी सेक्शन 47 आपका प्रोटेक्ट करता है। तो इसके साथ हमारा यूपी पुलिस एक्ट खत्म हो जाता है और हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे अब यूपी रेगुलेशंस, और दूसरी हम अपनी सीरीज़ लेकर आएंगे एविडेंस एक्ट की, यानी कि जब हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है, तो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ साथ एविडेंस के भी सेक्शंस को रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ दोनों चीज़ें। और साथ ही यूपी पुलिस रेगुलेशंस भी जल्दी ही आने वाला है। और ये तो हमारा पुलिस एक्ट का पूरा डिटेल्ड वीडियो था, इसके साथ ही अब मैं इसका एक वन शॉट भी लाऊंगी ताकि आप उस पूरा एक घंटे की वीडियो को देख के अपना पुलिस एक्ट रिवाइज कर लें। उसमें हमारे थोड़े वन लाइनर्स भी होंगे, थोड़े एमसीक्यूज भी होंगे, सो वील हैव अ गुड रिवीजन इन दैट वन शॉट वीडियो, डू वॉच दैट। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, पढ़ाया हुआ कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आस्क योर डाउट्स, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, आई आंसर देम। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग, बाय।